अंजाम ये हुआ है दिले बेकरार का, थमता नहीं है पांव हमारे गुबार का। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, वक्त का पहिया घूम चुका है। देश की सियासत ने बदलाव के लिए करवट ले ली है। कल शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ऐलान कर ही दिया है कि सिस्टम को टाटा बाय बाय अब कहना होगा। तो यह तय हो गया कि देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव के लिए तैयारी हो चुकी है। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक। पैसा, अडानी, इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं, वोट चोरी होती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है। आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका ये है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। पैसा अडानी का, सत्ता मोदी शाह की और सोच संघ की, यही सिस्टम है जो पिछले 12 सालों से देश पर हावी रहा। मोदी और शाह ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी कि इसी सिस्टम के सहारे सत्ता पर अंगद के पैर की तरह जमे रहें। लेकिन इस कायनात में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है दोस्तों। केवल बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो स्थायी है। तो अब इस सत्ता में भी बदलाव होना चाहिए। यह बड़ा संदेश राहुल गांधी ने प्रयागराज से दिया है। वैसे तो मोदी सरकार के कमजोर पड़ने के लक्षण 20 जुलाई से ही नजर आने लगे थे, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकारियों ने पुलिस या दमन के आगे झुकने से इनकार कर दिया और उसके बाद इस तरह अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाया कि फिर 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। क्या अब अमित शाह और फिर नरेंद्र मोदी इस कतार में हैं, यानी क्या अब उनके इस्तीफों की बारी है? ये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि मोदी और शाह पिछले 3 सप्ताह तक सदन में नहीं आए ताकि विपक्ष से बच जाएं, खासकर राहुल गांधी का सामना उन्हें न करना पड़े। मोदी और शाह ने राहुल गांधी को झुकाने के लिए साम दाम दंड भेद सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन राहुल नहीं झुके। फिर आंदोलनकारी जेनजी के लिए सरकार ने यही पैंतरे आजमाए। लेकिन इस बीच मोदी इंस्टा रील बनाकर फ्रेंड्स को पुचकार रहे हैं, यानी साम आजमा लिया, मगर वहां मजाक उड़ गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी को देश का भविष्य बताकर खुश करना चाहा, यानी दाम का इस्तेमाल हुआ, वो भी फ्लॉप रहा। मोदी सरकार में प्रदर्शनकारियों में शामिल कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए, साइबर क्राइम का शिकार बनाया गया, यानी दंड, मगर युवा फिर भी नहीं डरे। तो आखिर में भेद का नुस्खा आजमाते हुए एक तरफ जेनजी के एक तबके को बाबर की विरासत से जोड़ा गया, दूसरे तबके को कांवड़ यात्रा वाला संस्कारी बताया गया। लेकिन इस नुस्खे के भी चीथरे नई पीढ़ी ने उड़ा दिए हैं, यानी साम दाम दंड भेद सारे के सारे यहां धुल गए। इसके बाद तो मोदी सरकार भी चकरा गई है कि अब कौन सा तरीका आजमाया जाए ताकि जेनजी काबू में आए। मोदी की उलझनें कम नहीं हो रही हैं। ऊपर से राहुल गांधी की प्रयागराज में रैली ने एकदम अलग समा बांध दिया है। कोटा और देहरादून में राहुल गांधी ने साफ कहा था कि हमारी ये रैली राजनीतिक रैली नहीं है। कोटा में तो उन्होंने कांग्रेस या बीजेपी बोलने से भी इनकार कर दिया था, मगर प्रयागराज में सीधे सिस्टम बदलने की बात कही और साथ में मोदी और शाह और उनके साथ मोहन भागवत और गौतम अडानी के पोस्टर लगाकर बता दिया राहुल गांधी ने कि इनको कैसे हराना है। जाहिर है कि राहुल ने प्रयागराज से एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है जो सीधे उन लोगों तक पहुंचना है जो इस देश का भविष्य है, जो अभी मतदाताओं में शामिल हैं या 2029 तक मतदाता बन जाएंगे, यानी मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन प्रोस्पेक्ट्स 2026 के आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि भारत में 18 साल या उससे अधिक आयु वर्ग वाली आबादी
आबादी में 18 से 29 वर्ष के लोगों की हिस्सेदारी 29.2% है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में हर 10 में से 3 मतदाता जेन जी का है। 2024 के चुनाव में निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 29 साल उम्र वर्ग में 2 करोड़ नए मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब 2029 तक यह आंकड़ा दोगुना हो ही जाएगा। खास बात यह है कि इस पीढ़ी के बच्चे किसी की खींची हुई लकीर पर चलने की जगह अपनी लकीर खुद बना रहे हैं। इसीलिए बीजेपी अगर यह सोचे कि उसके पुराने फॉर्मूलों पर चलकर चुनाव जीतना आसान होगा तो ये खुद यानी बीजेपी खुद बड़े धोखे में खुद को रख रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी के हाथ से बाजी निकल चुकी है, और यह भी समझेंगे कि क्या अब कांग्रेस के हाथों में आने वाली है खोई हुई सत्ता। लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्रयागराज की रैली ने कैसे बदल दिए हैं सियासी समीकरण। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये बात लंबे समय तक भारतीय राजनीति का सच बनी रही। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए और इन सब की जड़ें यूपी में रहीं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी में ही किस्मत आजमाई और वाराणसी से सांसद बनकर इस कुर्सी तक पहुंचे। मोदी चाहते तो मोरारजी देसाई की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात की ही किसी लोकसभा सीट से सांसद बनते, लेकिन सियासी समीकरण में यूपी और दिल्ली का जो हिसाब है उसे समझते हुए उन्होंने वाराणसी को अपनी सीट बनाया। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस के अजय राय से मोदी बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे और तभी लगने लगा था कि मोदी के नाम पर जिस मैजिक की बात राजनीति में बना दी गई वो छलावे से ज्यादा कुछ नहीं है। और अब जो हाल है उसे देखकर कहा जा सकता है कि वाराणसी में मोदी की कुर्सी अब खतरे में है। दरअसल राहुल की प्रयागराज में रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। राहुल ने छात्रों की गूंज के लिए उस प्रयागराज को चुना जिसे एक समय दिल्ली की सत्ता से जोड़कर देखा जाता था। कांग्रेस के लिए इस शहर से जुड़ाव ऐतिहासिक और भावनात्मक दोनों तरह से रहा है। नेहरू परिवार का पुश्तैनी घर आनंद भवन यही है जिसे देश सेवा के लिए दान कर दिया गया। राहुल गांधी ने इसका जिक्र भी किया, सुनिए। नमस्कार, हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज? थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वेलकम, थैंक यू फॉर दिस लव एंड अफेक्शन। ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। तो राहुल गांधी ने बता दिया है कि प्रयागराज आना उन्हें क्यों अच्छा लगता है। और दूसरी बात, यहां की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया है, इसे एक वक्त में पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। भारत के कई बुद्धिजीवी, बड़े बुद्धिजीवी यहीं पढ़कर पढ़ाकर मशहूर हुए हैं। और तीसरी बात, बेशक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार इस समय कमजोर है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद से कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह ने जीत हासिल की थी। यानी इलाहाबाद ने बीजेपी को नकार दिया और अब शायद पूरे देश में यही चलन बढ़ेगा। जिस तरह से राहुल की रैली के बारे में गलत जानकारियां बीजेपी फैला रही है, उससे भी साफ समझ में आ रहा है कि इस रैली की सफलता से बीजेपी का डर कई गुना बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे फ्लॉप शो करार दिया और कहा कि राहुल गांधी के आने के बाद भी यहां उनका खाता नहीं खुलेगा। केशव प्रसाद मौर्य भूल गए कि इस समय इलाहाबाद लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के ही पास है। उधर दूसरे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने राहुल गांधी के झारखंड और उत्तराखंड न जाने पर सवाल उठाए। इसके अलावा प्रयागराज में अपने बाबा फिरोज गांधी की कब्र पर वो नहीं गए, इस पर भी प्रश्न खड़ा किया गया। लेकिन राहुल गांधी के डर का सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकातों से जाहिर हुआ है। शनिवार को जब राहुल गांधी रैली कर रहे थे, उस समय योगी मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे। इसके बाद योगी सीधे दिल्ली पहुंचे और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद योगी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मिले। इन मुलाकातों में नई अटकलों को जन्म दे दिया गया है कि क्या यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या आने वाले
वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे राहुल गांधी की रैली में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, लेकिन इस रैली से पहले जिस तरह केपी मैदान जो है, केपी कॉलेज मैदान में सीवर का पानी छोड़ा गया, उससे भी पता चलता है कि राहुल से छात्रों को दूर रखने की सारी कोशिशें बीजेपी ने कर ली, मगर उसमें उसी की आलोचना हो रही है। राहुल गांधी ने एक लड़की की रील शेयर की है, जरा देखिए। कुमार वर्मा से पूछना चाहती हूँ, ये अपने लिए स्विमिंग पूल बनवा रखा है क्या? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो तुम सब कुछ बढ़िया करवा दोगे, वही लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहे हैं तो तुम्हारी औकात नहीं है कि यहाँ आके साफ सफाई करवा दूं? आपने जो भी यूपीएससी की पढ़ाई की है, मोरल एथिक्स है आपके अंदर? एक लीडर ऑफ अपोजिशन की ताकत उतनी ही होती है जितनी की प्रधानमंत्री की है। जरा यहाँ का नजारा देखो, मतलब यहाँ पे एक वो इंसान आ रहा है जो प्रधानमंत्री के पद तक की गरिमा रखता है, लेकिन आपकी औकात दिखा रही है कि आप एकदम चाटुकार हैं। आपके अंदर औकात नहीं है कि इसको साफ करवा दें, जहां पे एक बीजेपी ने तो बहुत दिनों से राहुल गांधी की रैली को रोकने की कोशिश की। पहले मैदान देने से इनकार किया और फिर सीवर का पानी छोड़ दिया। इन सब के बाद अगर बीजेपी ये सोचती है कि उसकी असली नीयत नई जनरेशन पहचानेगी नहीं, तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि इस जेन ज़ी को मूर्ख बनाना या उसे अपने इशारों पर नचाना या चलाना किसी के बस का नहीं है। इन्हें प्यार से ही जोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कहा है कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत युवा हैं। One last message. You are India's spirit. You are India's future. You are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate. You cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस जनरेशन को बीजेपी सांसदों ने गटर कहा, दहशतगर्द कहा, उसे राहुल गांधी कितने प्यार से अपने साथ जोड़ रहे हैं। राहुल ने इस नई पीढ़ी को यह भी बता दिया है कि उनकी हिम्मत कितनी काबिले तारीफ है, क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी जिस तरह बार बार देशवासियों को अपना परिवार बताते हैं, उसके पीछे डर का फैक्टर काम करता रहा है। कभी धर्म के खतरे में पड़ने का डर, कभी भविष्य खराब होने का डर। डर की राजनीति करके ही मोदी और बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाया, मगर अब नई पीढ़ी ने मोदी के उस परिवार का हिस्सा होने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस बारे में जरा देखिए, सुनिए। इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट चला दी, ये देखिए। इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी अपनी, आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि युवाओं ने अंधेरे में मशाल जला दी। दरअसल अब तक बीजेपी परिवारों, मोहल्लों, संघ की शाखाओं, व्हाट्सएप ग्रुपों, मंदिरों और व्यावसायिक नेटवर्क के जरिए अपनी सदस्य संख्या से लेकर मतदाताओं की संख्या बढ़ाती रही। बरसों बरस समाज में चलन यही रहा कि माँ बाप जिस पार्टी के वोटर रहे, बच्चे भी उसी लीक पर चले। लेकिन जेन ज़ी के इस विरोध प्रदर्शन ने उस पुरानी धारणा को बदलकर रख दिया। जंतर मंतर पर कई ऐसे प्रदर्शनकारी पहुंचे थे जिनके पेरेंट्स, खासकर पिता, बीजेपी से जुड़े थे या उसी के वोटर रहे, मगर इन युवाओं ने विरोध की पहली शुरुआत अपने घर से ही की। नेहा वोरा भी उन्हीं में से एक हैं। बेशक बगावत की इस निजी घटनाओं को या इस उभरते रुझान को बीजेपी के अंत की शुरुआत सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने जिसे अपना मजबूत कवच माना था, उसमें दरार आ गई है, क्योंकि युवा अब अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ज्यादा डिजिटल दुनिया पर भरोसा कर रहे हैं। जेन ज़ी और जेन अल्फा की राजनीतिक आवाज अब जाति, वर्ग और धर्म की पुरानी राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठ रही है। दोस्तों, समाज में डिजिटल पब्लिक का एक बड़ा तबका अब तैयार हो गया है, जिसका अहम हिस्सा जेन ज़ी है। यह पीढ़ी मोदी के प्रचार तंत्र को भी चुनौती दे रही है, क्योंकि पिछले 1.5 दशकों में मोदी के प्रचार तंत्र ने बड़ी चतुराई से उनकी इमेज बिल्डिंग की थी। मोदी का हेयर स्टाइल कैसा हो, उनका पहनावा कैसा हो, मेकअप, इन सब पर काम किया गया और इसके साथ मोदी के भाषण, मोदी के कार्यक्रम के भव्य आयोजन, उन्हें ब्रांड के तौर पर स्थापित करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल हुआ, यह आप सबने देखा। और फिर इस ब्रांडिंग को डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारों के जरिए राजनीतिक तौर पर खूब भुनाया गया।
गया। लेकिन अब ये काम नहीं आ रहा है। आज की पीढ़ी इंटरनेट के दौर में बड़ी हुई है, आप जानते हैं। वो अब राजनीति को सिर्फ एक तरफा बातचीत के जरिए नहीं देखते हैं, वो इसे रिमिक्स करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, तुलना करते हैं और इस पर आपस में बातचीत करते हैं। मोदी यहां मात खा रहे हैं और वहीं जब राहुल गांधी युवाओं से मिलते हैं और इंटरनेट अचानक क्लिप्स और एडिट्स से भर जाता है, इससे जाहिर होता है कि प्रचार से किसी की छवि तो बनाई जा सकती है, लेकिन उसे हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाकर नहीं रखा जा सकता। राजनीतिक छवियां तब तक बनी रहती हैं जब तक लोग उसे उसी नजरिए से, उसी तरह से देखते हैं, समझते हैं जिस तरह उन्हें बनाया गया था। लेकिन जब लोग उन्हें अपने नजरिए से समझने लगते हैं तो वो बिखर जाती है। इस लिहाज से देखें तो मोदी की छवि अब बिखर रही है और वहीं राहुल की वो छवि टूट चुकी है जो बीजेपी ने बनाई थी। अब राहुल की एक अलग छवि बन चुकी है जो जेन ज़ी को लुभा रही है। अपनी दरकती छवि के साथ क्या मोदी अपनी सत्ता को भी दरकते हुए देखेंगे, ये वक्त जल्दी ही बता देगा। खैर, शायर फहीम गोरखपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि किरदार देखना है तो सूरत न देखिए, किरदार देखना है तो सूरत न देखिए, मिलता नहीं जमी का पता आसमान से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।